हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इतना कहकर आर्यमन उठकर खड़ा हो गया और बिना लड़की की तरफ देखे जाने लगा, जिसे देख पीछे से वो लड़की चिल्लाई, यू रैस्कल जार्क बास्टर्ड मदर फकर विगर, आई विल फॉक यू। जिसके गालियों की लाइन को सुन आर्यमन ने पलट कर उसे देखते हुए, गाली ऐसा जो तुम्हारे पास हो मैडम। आर्यमन की बात पर पीछे से उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है? अगर तुम्हें जेल की चक्की न पिसाई तो मेरा नाम कनिका सहाय नहीं। आर्यमन ने होठों पर तिरछी मुस्कान लेके कहा, ओके, पुलिस कंप्लेन करना है ना तो मेरा नाम सुन लो, आर्यमन सारंग, ओल्ड मनाली मेरा लोकेशन है। इतना कहकर आर्यमन वहां से दूसरी तरफ चला गया, जिसे गुस्से से कनिका ने जाते हुए देखा और अपने होठों को उल्टे हाथ पोंछा। तब उसके हाथ में ब्लड की कुछ बूंदें आ गई, जिन्हें देखते हुए कनिका ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, आई श्योर आई विल किल यू। आर्यमन ये कहते हुए कनिका उठकर खड़ी हो गई। दरअसल वो अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ आइस स्केटिंग के लिए आई हुई थी, जहां उसके साथ ये सब हो गया था। वहीं बटलर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने कनिका की तरफ एक नज़र देखा और आर्यमन से कहा, मानसर, आपको इस तरीके से किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आर्यमन ने एक नज़र कनिका की तरफ देखने के बाद कहा, उस 2 टके की लड़की ने मुझे कुत्ता कहा और तुम कहते हो कि मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। बटलर ने आर्यमन की बात पर आगे और कुछ नहीं कहा और आर्यमन वहां से झगड़ा करने के बाद बिना स्केटिंग करे घर के लिए निकल गया। वहीं दोपहर के वक्त छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साध्वी हाथों में फ्लावर्स का बुके पकड़े खड़ी हुई थी और उसके साथ बॉडीगार्ड्स भी आए हुए थे। ध्रुवी ने साध्वी को जबरदस्ती नैतिक का वेलकम करने के लिए भेजा था और साध्वी बिना किसी मन के आ गई थी। दरअसल उसके जहन से दक्षित का रोता हुआ चेहरा जा नहीं रहा था, जिस कारण उसे चावला फैमिली पर गुस्सा आ रहा था। जब नैतिक की फ्लाइट लैंड हुई और कुछ देर बाद वो अपने गार्ड्स के साथ एयरपोर्ट से बाहर आया, तभी उसकी नज़र हाथ में बुक्के और हल्के नेवी ब्लू कलर के सूट पटियाला में खड़ी साध्वी पर गई, जिसे देख उसके होठों पर ना छुपने वाली एक मुस्कान आ गई। साध्वी ने नैतिक को देख लिया और अपना हाथ वेव करते हुए अपनी तरफ आने का इशारा किया, जिसकी तरफ आते हुए नैतिक ने अपना सर हिलाया। तभी वो एक 28 साल के आदमी से टकरा गया, जिससे नैतिक थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ और उस आदमी ने नैतिक को पेट से पकड़ते हुए कहा, सॉरी ड्यूड। नैतिक ने एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा और 2 कदम पीछे होते हुए कहा, इट्स ओके। सिद्धार्थ ने नैतिक की हरकत पर अपना सिर हिला दिया और एयरपोर्ट पर खड़े कई सारे मीडिया वाले सिद्धार्थ की फ़ोटो खींचने लगे, जिनकी तरफ देखते हुए नैतिक ने अपने चेहरे को कवर किया और गार्ड्स ने नैतिक के सामने आकर उसे रास्ता दिखाया। नैतिक ने खाली नज़रों से सिद्धार्थ की तरफ देखा और साध्वी की तरफ तेज कदमों से चला गया। सिद्धार्थ ने नैतिक के जाने के बाद पैपराजी में अपना हाथ हिलाते हुए कहा, बाय। ये कहते हुए सिद्धार्थ भी एयरपोर्ट से बाहर की तरफ जाने लगा और उसके गार्ड्स उसे कवर करते हुए ले जाने लगे। तभी सिद्धार्थ की नज़र नैतिक पर गई, जो कि साध्वी के हाथ से बुक्के लेते हुए उसे साइड से गले लगा रहा था, जिसे देख सिद्धार्थ का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया और उसने अपने असिस्टेंट से कहा, अकीरा, फाइंड आउट हु डैट यू गाइज इज। अकीरा ने सिद्धार्थ के इशारे पर नैतिक की तरफ देखा और साध्वी को उसके साथ देखकर कहा, माई वे, ही इज़ हर फाइनेंस। सिद्धार्थ ने अपनी मुट्ठी मजबूती से कसते हुए साध्वी को अपने ऑप्शंस भरी आंखों से देखा और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया, जहां साध्वी ने नैतिक से अलग होते हुए कहा, पैपराजी फोटो न्यूज़पेपर में छाप देंगे तो ज़रा दूर रहेंगे आप। नैतिक ने बुक्के की तरफ देखते हुए कहा, स्नोवी, तुम कंट्रोवर्सी से बहुत डरती हो। साध्वी ने नैतिक की बात सुन कहा, एग्जैक्टली। नैतिक ने साध्वी के सीरियसनेस को देखते हुए पूछा, वाई द वे, तुम यहाँ पर अपनी खुशी से आई हो या ज़बरदस्ती भेजी गई हो? साध्वी ने नैतिक की आंखों में देखते हुए कहा, यू माई डिसरेस्पेक्ट मी, इट वॉन्ट मैटर टू मी, बट मैं अपनी फैमिली के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती और आपके फादर ने मेरे भाई को रात को घर से धक्के मार कर निकाला है।
नैतिक ने साध्वी की बात सुनकर कहा, स्नोवी, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और उससे भी बेहतर तरीके से तुम्हारे भाई को जानता हूँ, सो डोंट वरी। साध्वी ने नैतिक के जवाब पर पूछा, ओह, तो अपनी बहन से कहिए उस पर लगाया झूठे इल्ज़ामों को गलत साबित करने के लिए उससे माफ़ी मांगे और साथ में आपके फादर भी। नैतिक ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सारे झगड़े एयरपोर्ट पर करने हैं। साध्वी ने इधर उधर देखा और गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आगे गाड़ी में करूँगी, चलिए। इतना कहकर साध्वी कार की तरफ चली गई और नैतिक भी उसके पीछे पीछे चला आया। साध्वी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी, जिस पर नैतिक ने उसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अरे अरे, आपका कनीज है ना, वो आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा, आप आराम से बैठ जाइए। साध्वी ने नैतिक की तरफ देखा और जाकर अंदर बैठते हुए कहा, तो कनीज साहब अंदर आ जाइए। नैतिक ने हल्की मुस्कान के साथ दरवाज़ा बंद किया और आकर साध्वी के बगल वाले बैक सीट पर बैठ गया और उनकी गाड़ी वहां से पंचोली हाउस के लिए निकल गई। साध्वी ने नैतिक की तरफ देखा और नैतिक ने साध्वी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? साध्वी ने आईपैड की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको कुछ काम नहीं करना? नैतिक ने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, क्यों? मुझे अगर काम हुआ तो मैं घर में करूँगा ना, यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, सफ़र थोड़ा लंबा है। साध्वी ने नैतिक की बात सुन उसकी तरफ देखा और बाहर की तरफ देखने लगी और उसके होठों पर हल्के से मुस्कान आ गई। तभी नैतिक ने साध्वी के हाथ को पकड़ते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं डैड की हरकत पर काफ़ी शर्मिंदा हूँ। साध्वी ने सिर घुमाकर नैतिक की तरफ देखा और उसके हाथ में लिए अपने हाथ की तरफ जिसकी नज़र पर नैतिक ने कहा, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। साध्वी ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, ओह रियली? सो मिस्टर मजनू जी, आपको पता है मुझे क्या पसंद है? नैतिक ने सोचते हुए कहा, आप टाइम पास करने के लिए कोरियन, ताइवान और स्पेनिश वेब सीरीज देखती हैं। डायोर के कपड़े आपका फेवरेट और श्रीनगर की डल झील में आपके प्यार है। बीटीएस बैंड आपका फेवरेट है और उसके सॉन्ग्स भी आप सुनती हैं। खाने में आपको इंडियन खाना पसंद है और ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पसंद? साध्वी ने ठीक से नैतिक के सामने बैठते हुए कहा, आपको ये नहीं पता कि मैं कौन से ब्रांड का कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती हूँ, और दूसरा मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है कि नहीं, और तीसरा मुझे इंडियन के अलावा वेस्टर्न खाने भी पसंद है, और डायोर के साथ साथ मुझे ल्यूस व्यूसियन एंड निक चैनल के कपड़े भी पसंद हैं। चौथा डल झील के साथ मुझे जापान का जूस सबसे ज़्यादा पसंद है। पांचवा ब्रह्म कमल मेरा फेवरेट फ्लावर है। इन सब के बारे में आपको नहीं पता? नैतिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने अपने मेमोरी में रिकॉर्ड कर लिया है। और कुछ? साध्वी ने उड़ रहे फॉग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बद्रीनाथ जाना है, जहाँ पर ब्रह्म कमल मिलेगा। पता है, कहते हैं कि ब्रह्मा कमल में आप अपना नाम लिखकर श्री हरि विष्णु के दरवाजे बंद होने से पहले वहाँ चढ़ा दे और किसी चीज़ को सच्चे दिल से मांगे तो वो आपको ज़रूर मिलता है। नैतिक ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तो सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि मैं आपको आपके फादर से परमिशन लेकर बद्रीनाथ घुमाने लेकर चलूँ? साध्वी ने सिर घुमाकर नैतिक की तरफ देखा और उसे घूरते कि एक्सक्यूज़ मी मिस्टर चावला, मेरे फैमिली वाले किसी भी चीज़ के लिए मुझे रोक टोक नहीं करते, और अगर मुझे जाना हुआ तो मैं अपने कजिन्स के साथ जाऊंगी ना, उसके साथ ज़्यादा मजा आएगा, आप जैसे बोरिंग आदमी के साथ नहीं। नैतिक ने आंखें सिकराते हुए साध्वी को घूरा और कहा, फाइन, तो हम हनीमून के लिए बद्रीनाथ चलेंगे। साध्वी ने बाहर की तरफ देखते हुए, वो तीर्थ स्थल है, गंदी हरकतें करने की जगह नहीं। इट्स ओके स्नोवी, हम गंदी हरकतें करें होटल रूम में कर लेंगे। नैतिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसे साध्वी ने सिर घुमाकर घूरा और बाहर की तरफ देखने लगे, जिसे देखते हुए नैतिक भी मुस्कुरा दिया। इसी तरह कुछ दिन यूं ही गुजर गए और समृद्धि को डिस्चार्ज करके आयुष्मान उसके केयर की भी सभी जिम्मेदारी लेकर उसे अपने अपार्टमेंट में ले गए। वहीं मौली ने अपना
ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट जो कि उसने बंद कर दिया था उसे फिर से रीओपन किया, जहां उसके 5 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके थे। और इस वक्त मौली एक वीडियो बनाने में लगी हुई थी जहां रिद्धम अभी के हालचाल को जानने के लिए वहां आया हुआ था। तभी उसकी नज़र मौली पर गई जो कि इस वक्त करौंदा के अचार बना रही थी, जिसे देखते हुए रिद्धम वहां आ गया। मौली ने सिर उठाकर रिद्धम की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, हेलो रिद्धम भैया। रिद्धम ने अपना सिर हिला दिया और काम की तरफ इशारा करते हुए कहा, फोकस करो। मौली ने अपना सिर हिलाया और फिर से अपनी रिकॉर्डिंग में लग गई, जिसे देखते हुए रिद्धम ने विप्लो से पूछा, चाचू वो करौंदा का अचार बना रही है? विप्लो ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसने कहा उसे अच्छे से बनाना आता है। रिद्धम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, 1 हफ्ते बाद मैं टेस्ट करने आऊँगा। विप्लो ने रिद्धम को घूरते हुए कहा, क्यों, तुम भी तो सेफ हो ना, जाकर बना लो, हम नहीं देंगे। रिद्धम ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचू आप भी ना बच्चों की तरह रिएक्ट करते हो। ये कहते हुए रिद्धम ने विप्लो की तरफ देखा जो अभी भी सीरियस था और उसने उसी सीरियसनेस के साथ कहा, हम नहीं देंगे। जिसे सुन रिद्धम का मुंह बन गया और उसने जाते हुए कहा, मैं खा लूँगा, आप बस देखते रहना। ये कहते हुए रिद्धम किचन से बाहर चला गया, जिसके जाने के बाद विप्लो ने मौली से कहा, मौली। विप्लो ने सिर घुमाकर मौली की तरफ देखा। जब विप्लो ने कहा, रिद्धम को मत देना अचार, उसके पापा आते थे तो वो भी सब कुछ खाकर चले जाते थे। मौली ने विप्लो की क्यूट से डिमांड पर अपना सिर हिला दिया और फिर से अपनी रेसिपी पर फोकस करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में राशि हर रोज़ अभिमन्यु के पास जा रही थी, जिस कारण अभिमन्यु भी अब धीरे धीरे उसके साथ कंफर्टेबल हो रहा था। राशि अभिमन्यु को धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को बारे में बताती और अभिमन्यु उन्हें सोचने लगता। राशि ने बस सुना था कि लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, लेकिन आज उसने देख भी लिया था जहां अभिमन्यु इस वक्त सो रहा था और राशि उसके वार्ड में बैठे उसके लिखे गज़ल को पढ़ रही थी। सोचो कितनी हसीन रातें काटी होगी तेरी यादों में मैंने, जो दिन के उजाले में तुझे देखने से भी डरता हूँ। सोचता हूँ कहीं से तुम किसी और का नाम कर जोरा पहनकर आ जाओ तो तुम्हें कहीं खोने के ख्वाब से बावरा न हो जाऊँ। ये दिल जिसे तेरे जाने के बाद पत्थर बना रखा है मैंने, कहीं तेरी मौजूदगी में फिर से धड़कने न लग जाए। कभी किसी और के मुस्तकबिल मुझे तू ना नजर आए। जिसे पढ़ते हुए राशि ने खुद से कहा, आई डिड नॉट नो ही कॉल्ड राइट सच गुड पोएट्री। ये कहते हुए राशि ने बुक को बंद किया और अभिमन्यु के पास आकर उसके ब्लैंकेट को ठीक करते हुए उसके सिर को सहलाने लगे। अभिमन्यु ने राशि के छुअन पर आंखें खोलकर उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर नहीं जाना क्या? राशि ने हल्का झुककर अभिमन्यु के माथे पर चूमते हुए कहा, सो जाओ। राशि के किस करने पर अभिमन्यु को अजीब झलकियां दिखाई देने लगी और वो राशि को दूर करते हुए चिल्लाने लगा, आह मेरा सर। ये कहते हुए राशि ने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया, जिसे देखते हुए राशि हल्का सा घबरा गया और उसके सिर को सहलाते हुए बोली, अभी शांत हो जाओ प्लीज़। अभिमन्यु ने कसकर राशि के हाथ पकड़ लिया और सिसकने लगा, जिसे देख राशि की आंखें में नमी तैर गई। अभिमन्यु ने राशि के हाथ को अपने गाल से नीचे रखते हुए कहा, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। तुम्हें पता है वो कहती है वो मुझसे प्यार नहीं कर सकती, बिकॉज आई लव हर। राशि ने अभिमन्यु को गले लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभिमन्यु ने राशि की बात पर कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे फिर से सो गया, जिसके सोने के बाद राशि ने उसे कवर किया और वार्ड से बाहर चली आई। जहां बाहर आकर उसने देखा कशिश बाहर खड़ा हुआ था। उसने वार्ड के दरवाजे पर लगे मिरर से सब कुछ देख लिया था, जिसे देखते हुए राशि नजरें चुराने लगी। तब कशिश ने उससे पूछा, इतना कुछ होने के बाद भी चुप रहने का इरादा है क्या? कशिश की बात सुन राशि ने रोते हुए उसे गले लगा लिया और कशिश ने उसके सिर को सहलाते हुए शांत रहने का कहा और पूछा, क्या हुआ है राशि, सच सच बताओ। राशि ने सिसकते हुए जवाब दिया,
ही लव्स मी डैड, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, अभी से नहीं 7 साल पहले से वो मुझसे प्यार करता है। वो मैं थे जिसने उसके प्यार को अवॉइड किया, वो मैं थी जिसने उसे लवर के जोन से बेस्ट फ्रेंड के जोन में लाकर पटक दिया। वो मैं थी जिसने उसे मेरे करीब आने पर मजबूर किया और उसे छोड़ दिया। ये कहते हुए राशि की आंखों से बेइंतहा आंसू निकल रहे थे और कशिश हैरानी से राशि को देख रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।